नमस्कार दोस्तों। आइए एक बार फिर से बॉटनी बाला में डिटेल से डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आने वाले हिमाचल प्रदेश टीजीटी मेडिकल कमीशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसके साथ ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं नीट, नेट, सेट, टेट या फिर केवीएस और एनवीएस जैसे रैपिड टीचिंग एग्जाम्स की एमएससी एंट्रांस की, तो वहाँ पर भी क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। वीडियो देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। आज जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो ले रहे हैं टॉपिक फोटोसिंथेसिस से। देखते हैं पहला क्वेश्चन, डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो बिकॉज। तो फोटोसिंथेसिस में जो डार्क रिएक्शन होती है उसको डार्क रिएक्शन क्यों कहा जाता है? दिए गए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, इट कैन ऑल्सो अकर इन डार्क। बी, इट डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी। सी, कैरी नॉट अकर ड्यूरिंग डे टाइम। ओके, दिस कैन नॉट अकर ड्यूरिंग डे टाइम या अकर्स मोर रेपिडली एट नाइट। तो जो डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, उसको इसलिए डार्क रिएक्शन कहा जाता है क्योंकि इट डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी। इस रिएक्शन को लाइट एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। इस क्वेश्चन के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस में अगर हम देखें तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फोटोसिंथेसिस का वो क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। अब यहाँ पर जब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहा है तो कुछ एक एनर्जी भी बनती है। तो दो रिएक्शंस यहाँ पर हो रही हैं। पहली रिएक्शन क्या है? ये जो सनलाइट से आने वाली लाइट एनर्जी है इसको चेंज होना है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, केमिकल एनर्जी मतलब एसिमिलेटरी पावर्स बनेंगी, एटीपी बनेगा, NADPH2 यानी रिड्यूस्ड NADP यहाँ पर बनेगा। तो ये लाइट एनर्जी जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ये है फर्स्ट रिएक्शन जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। और दूसरी जो यहाँ पर रिएक्शन होती है उसमें क्या होगा? ये जो यहाँ पर एसिमिलेटरी पावर्स यहाँ पर बन रही हैं, केमिकल एनर्जी यहाँ पर बन रही है, इसको ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन जो हम कहते हैं उसमें यूज होना है। और ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? यही कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना, ऑक्सीजन में खैर ये लाइट रिएक्शन में ही कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ग्लूकोज में जो कन्वर्जन है, ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे हो रहा है? इस सेकेंड रिएक्शन में हो रहा है, जहाँ पर ये लाइट जो है ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं होती है। इस लाइट की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, लेकिन यस, इस लाइट से जो एनर्जी, केमिकल एनर्जी यहाँ पर बनी है उसकी ज़रूरत यहाँ पर ज़रूर होती है। तो फर्स्ट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है और सेकंड जो रिएक्शन होती है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है। इसका मतलब लाइट एनर्जी की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये डार्क में होती है, ये जो रिएक्शन है ये तो दिन में भी हो सकती है। इट कैन ऑल्सो अकर इन डार्क। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इट कैन नॉट अकर ड्यूरिंग डे टाइम, ऐसा भी नहीं है। और इट अकर मोर रैपिडली एट नाइट, ये भी कोई करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसका नहीं है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही है कि इट डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी। थोड़ा सा और समझते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस में हम जो मेन ऑर्गेनेल की बात करते हैं वो होता है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट में ये फर्स्ट और जो सेकेंड रिएक्शन है यानी डार्क और लाइट फेज जो है फोटोसिंथेसिस के, वो कहाँ पर होते हैं वो समझते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। इसके भीतर कुछ लाइक अ पाइल ऑफ कॉइन्स, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये एक दूसरे से कुछ इस तरह से कनेक्टेड भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो पाइल लाइक स्ट्रक्चर है ये ग्रेना है,
ग्रेना थाइलाकोइड्स हम इनको बोलते हैं, जिसमें ये ग्रेना है, और ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम स्ट्रोमा लेमिलाई कहते हैं, स्ट्रोमा लेमिलाई। ओके, और ये जो इसका मैट्रिक्स है फ्लूइड मैट्रिक्स, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट में। ये जो ग्रेना है और ये जो स्ट्रोमा लेमिलाई है, इसमें होती है फर्स्ट रिएक्शन। कंप्लीट कहां पर होती है? ग्रेना और स्ट्रोमा लेमिलाई में फर्स्ट रिएक्शन यानी थाइलाकोइड में कंप्लीट होती है। और जो सेकेंड रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, डार्क रिएक्शन जिसको बोलते हैं, वो कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रोमा में क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो मेन एंजाइम्स इस सेकेंड रिएक्शन के लिए जरूरी हैं, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इसी स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The assimilatory power in photosynthesis refers to, तो ये क्वेश्चन तो पिछले क्वेश्चन के साथ ही समझा दिया गया कि जो एसिमिलेटरी पावर्स होती हैं वो एटीपी होती हैं, और एटीपी के साथ रिड्यूस्ड एनएडीपी होता है, जिसको NADPH2 कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है, एटीपी प्लस NADPH2। ओके, या रिड्यूस्ड एनएडीपी। कब बनते हैं? ये बनते हैं लाइट फेज में, या लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, या लाइट रिएक्शन इसको कहा जाता है, या इसको हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। हिल रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। कहाँ पर होता है? ग्रेना में होता है, और दूसरा कहाँ होता है? स्ट्रोमल लेमिलाई में होता है। स्ट्रोमल लेमिलाई में होता है। इसी को फोटोकेमिकल फेज भी कहा जाता है। फर्स्ट जो लाइट डिपेंडेंट फेज है, इसी को फोटोकेमिकल फेज भी कहा जाता है। अब इस फोटोकेमिकल फेज में होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। ये जो फोटोकेमिकल यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसमें सबसे पहले क्या होगा? लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। लाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड। अब ये लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत सारे पिगमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल्स हैं, फाइकोबिलीन्स हैं और कैरोटिनॉइड्स हैं। ठीक है, ये जो पिगमेंट्स हैं ये क्या करते हैं? लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और ये जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं इनके साथ मेन जो है एक क्लोरोफिल ए, विच इज अ यूनिवर्सल क्लोरोफिल। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो भी हैं वहाँ पे यूनिवर्सल क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए। ठीक है, ये क्लोरोफिल ए जो है ये बनाता है यहाँ पर रिएक्शन सेंटर। क्वेश्चन पूछा जाएगा रिएक्शन सेंटर क्या है, तो क्लोरोफिल ए है। और ये सारे के सारे पिगमेंट जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे? लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये क्या बनाते हैं? एंटीना। एंटीना, एंटीना में क्या होंगे? पिगमेंट प्लस क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल ए क्या है? रिएक्शन सेंटर है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो पिगमेंट्स हैं जिसमें कैरोटिनॉइड्स भी हैं, फाइकोबिलीन्स भी हैं, अलग अलग तरह के लाइट एब्जॉर्बिंग कंपाउंड्स हैं, तो ये सारे क्या करते हैं? अपनी एनर्जी को ट्रैप करके क्लोरोफिल ए को प्रोवाइड करवा देते हैं, सिंपल सी टर्म में। ओके, अब ये जो लाइट एब्जॉर्बिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये या इनको हम फोटो सिस्टम्स भी कह सकते हैं, और ये फोटो सिस्टम जो है ये 2 होते हैं। एक फोटो सिस्टम 1 होता है, एक फोटो सिस्टम 2 होता है, PS1 और PS2। PS1 में होता है क्लोरोफिल ए जो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और क्लोरोफिल ए का वो टाइप जो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, उसको क्लोरोफिल 680 या P680 कहते हैं। ये 2 फोटो सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर जो एसिमिलेटरी पावर्स बननी है उसको समझते हैं कि कैसे बनेंगी वो। एसिमिलेटरी पावर्स में सबसे पहले क्या होगा? हमने क्या कहा? लाइट एब्जॉर्प्शन होगी, जो ये फोटो सिस्टम्स जो हैं एब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है वाटर स्प्लिटिंग का। वाटर स्प्लिटिंग का, पानी स्प्लिट करेगा। उस पानी के स्प्लिट होने से ऑक्सीजन रिलीज होगी, और लास्ट में क्या होगी? एटीपी और
NADPH2 की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये 3-4 स्टेप है। यहाँ पर जब इन पिगमेंट्स ने एनर्जी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो उस एनर्जी की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। तो सबसे पहले रोल आता है यहाँ पर P700 का, P680 का, और ये जो P680 यानी फोटोसिस्टम 2 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ऊपर प्रेजेंट होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनता है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को पास करता है टू नेक्स्ट जो फोटो सिस्टम 1 है उसको पास करता है, और ये फोटो सिस्टम अगले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पास करता है, और यहाँ पर फिर NADPH2 की फॉर्मेशन होती है। यहीं पे अगर इस तरफ को ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस भेज रहा है तो ATP की फॉर्मेशन भी यहीं पे होती है। तो ये कहाँ पे Z स्कीम है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ATP और जो NADPH की फॉर्मेशन है वो कहाँ पर हो रही है, तो वो कहाँ होती है, Z स्कीम का जो ETS सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, वहाँ पर ये होती है। और ये होता कहाँ है, ये होता है आपके ग्रेना और स्ट्रोमल लेमिलाई में। इन दोनों में ही ATP की फॉर्मेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Kelvin cycle expands the following for fixation of 3 molecules of carbon dioxide। तो जो केल्विन साइकिल है इसमें कितने मॉलिक्यूल्स जो भी यहाँ पर दिए गए हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए क्या एक्सपेंड या इन मॉलिक्यूल्स का कितना एक्सपेंडिचर जो है वो करना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए 9 ATP और 6 NADPH2 जो हैं वो यहाँ पर यूटिलाइज होंगे, NADPH2 यूटिलाइज होंगे। ठीक है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए केल्विन साइकिल में 3 ATP लगते हैं और 2 NADPH लगते हैं। ठीक है, केल्विन साइकिल क्या है इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। हमने बोला लाइट फेज में क्या हुआ, हमने बोला लाइट फेज में ATP की फॉर्मेशन हो गई, NADPH2 की फॉर्मेशन हो गई। अब इसको यूज करना है, इसको यूज कैसे करना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे हमने क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे 6 CO2 जो हैं उनका यूटिलाइजेशन यहाँ पर होगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड लगेंगे। केल्विन साइकिल जिसको डार्क रिएक्शन कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ATP और NADPH2 की यूटिलाइजेशन हो रही है, लाइट एनर्जी की डायरेक्ट यहाँ पर यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। और ये ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट ये जो 6 CO2 है ये C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाएगा, देयर इज अ सीरीज। ठीक है, एक साइकिल चलता है जिसको केल्विन साइकिल यहाँ पर कह रहे हैं, इसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसेस एक साइकिल में चल रहा है, C3 साइकिल इसको कहा जाता है। और क्योंकि इसको मेल्विन केल्विन ने सबसे पहले खोजा था, इस साइकिल को, इसको ट्रेस आउट किया था, तो उनके नाम पर इसको केल्विन साइकिल कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसको C3 साइकिल क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। C3 साइकिल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड
को यूज करने के बाद जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस में, उसमें कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन कंपाउंड्स जो हैं उसमें होते हैं। ठीक है, और ये 3 कार्बन कंपाउंड क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। याद रखिए C3 की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो यहाँ पर बनता है। बात ये है या क्वेश्चन ये है कि ये CO2 खाता कौन है ना? CO2 कौन ले रहा है और कौन इस CO2 को कन्वर्ट कर रहा है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में? तो इस CO2 का जो एक्सेप्टर होता है वो होता है 5 कार्बन कीटोज शुगर, जिसको हम बोलते हैं RUBP, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कीटोज शुगर है। 5 कार्बन इसमें पहले से प्रेजेंट होते हैं। 1 कार्बन ये बाहर एटमॉस्फेयर से आया और इसको यूज करके पहला कार्बन जो कंपाउंड बना वो क्या बना? PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसलिए इस साइकिल को C3 साइकिल जो है वो कहा जाता है। एंजाइम कौन सा लगता है? ठीक है, बिना एंजाइम के तो ये काम होने से रहा, एंजाइम लगेगा ही लगेगा। तो जो एंजाइम का नाम है वो है रूबिस्को। ओके, रिबुलोज कार्बोक्सीजिनेज एंड ऑक्सीजिनेज जो है ये एंजाइम है। ठीक है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजिनेज। क्यों? क्योंकि ये कार्बोक्सिलेज कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज कर सकता है और ऑक्सीजन को भी ये यूज कर सकता है। दोनों ही एक्टिविटी है इसकी, कार्बोक्सीजिनेज की भी और ऑक्सीजिनेज की भी एक्टिविटी इसकी होती है। इसलिए ये क्या है? रूबिस्को मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द लिविंग वर्ल्ड या अर्थ आप कह लीजिए। और क्या क्वेश्चन पूछते हैं? अच्छा, इस C3 साइकिल में 3 फेजेस होते हैं, ये भी देख लेते हैं। पहला होगा कार्बोक्सिलेशन का, जिसमें ये PGA बना। ठीक है, दूसरा स्टेप होगा रिडक्शन का, ये PGA बना। इस PGA से आगे क्या है? फिर ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, रिडक्शन का प्रोसेस। यहां पे रिडक्शन में क्या हो रहा है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं उनको फिक्स किया जाना है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्स होंगे। हर एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पर रिडक्शन में मैं बात कर रही हूँ, 2 ATP यूज होते हैं और 2 NADPH2 यूज होते हैं, ताकि यहाँ पर ग्लूकोज बन जाए। अब आप कहोगे कि अभी कहा कि 3 ATP यूज होते हैं, तो 3 ATP क्यों यूज होते हैं? यहाँ पर थर्ड जो स्टेप है इस C3 साइकिल का वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन किस चीज का? जो कीटोज शुगर की बात की, रिबुलोज बिसफॉस्फेट की बात की, उसको रीजनरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज तो वो खत्म हो जाएगी। और अगर वो एक बार खत्म हो गई तो फिर दोबारा उसको बनाने के लिए एनर्जी अलग से लगेगी, तो यहाँ पर उसको रीजनरेट करना पड़ेगा। तो इस रीजनरेशन के लिए यहाँ पर रीजनरेशन ऑफ रिबुलोज बिसफॉस्फेट, उसके लिए क्या चाहिए? 1 ATP चाहिए। तो एक साइकिल 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है, एक C3 साइकिल 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। तो यहाँ पे 6 राउंड ऑफ साइकिल्स लगते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, और 3 ATP लगते हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, 2 NADPH2 लगते हैं। तो टोटल अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर 6 राउंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर यूज हो रहे हैं, तो टोटल ATP कितने बने? 6 × 18 ATP। C3 साइकिल में जो टोटल ATP का कंजम्पशन है वो है 18 ATP का। और कितने NADPH2? 12 NADPH2। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना कंजम्पशन होगा उसके फिक्सेशन के लिए, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए C3 साइकिल में कितने ATP और कितने NADPH2 लगते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे इज मेट इन। तो C4 जो फोटोसिंथेटिक पाथवे है वो हमें देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर A, कॉर्न में। पोटैटो, मस्टर्ड और वाटर हाइसिंथ में हमें C3 साइकिल ही देखने को मिलता है।
जबकि जो C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे है ये कॉर्न मेज में मोस्टली जो मोनोकॉट्स हैं वहां पर हमें देखने को मिलता है। मोनोकॉट्स और जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं वहां पर हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो C4 पाथवे को देखते हैं कि C4 पाथवे क्या है। अभी तक हम C3 प्लांट्स की बात कर रहे थे या C3 पाथवे की बात कर रहे थे। हैच एंड स्लैक नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने देखा कि कुछ एक जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, जो मोनोकॉट प्लांट है, वो इससे अलग काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी डार्क रिएक्शन का ही एक पार्ट है। और स्पेशल प्लांट्स में ये होता है। स्पेशल प्लांट्स कौन से हुए? जैसे कहा कॉर्न, मेज, सोरघम, बहुत सारे मोनोकॉट्स और उसके साथ ट्रॉपिकल प्लांट्स, उनमें हमें ये C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे जो है वो देखने को मिलता है। अब पहली बात ये कि इसको C4 पाथवे क्यों कहा गया? C4 पाथवे इसलिए कहा गया क्योंकि जो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के बाद जो मॉलिक्यूल बनता है, जो कंपाउंड बनता है, वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसमें क्या होते हैं? 4 कार्बन होते हैं। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज़, कौन सी ऐसे कंपाउंड हैं जो इसको एक्सेप्ट करते हैं और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं? तो प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो है पैप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, मेन जो फोटोसिंथेटिक यहाँ पर या बायोसिंथेटिक पाथवे जो यहाँ पर है वो तो C3 साइकिल ही है। जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होनी है वो C3 साइकिल से ही होनी है C4 प्लांट्स में भी। लेकिन इसमें एक एडवांटेज ये है कि, या एक एडवांसमेंट ये है कि इस C3 साइकिल में जाने से पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिक्स हो जाती है किस चीज़ में? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, बाय द एक्सेप्टर। कौन? प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? पैप है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब ये 2 तरह के काम यहां पर हो रहे हैं। पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रही है 4 कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए, और दूसरा यहाँ पे C3 साइकिल भी हो रही है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। ठीक है, तो जो डिफरेंट होता है क्वालिटीज ऑफ C4 प्लांट्स की देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या क्वालिटीज पहले होती हैं। तो ये जो C4 प्लांट है इनमें क्या होती है? क्रेन्स एनाटॉमी होती है। क्रेन्स एनाटॉमी होती है। क्रेन्स एनाटॉमी क्या है? इनके जो लीफ हैं उनमें स्पेशल टाइप ऑफ बंडल शीथ सेल्स जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। बहुत बड़े बड़े सेल्स हमें जो हैं वो देखने को यहाँ पर मिलते हैं, कुछ इस तरह के। और इसके बाहर ये मीजोफिल के सेल्स होंगे यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट। ठीक है, तो ये क्या है? क्रेन्स एनाटॉमी। अब ये जो मीजोफिल सेल्स हैं जो नॉर्मली एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, या एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, तो यहाँ पर होती है C4 साइकिल। और इस C4 जो यहाँ पे प्रोसेस है जहाँ पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा है, उसके बाद यहाँ पर 4 कार्बन जो कंपाउंड है वो ट्रेवल करता है टू द बंडल शीथ सेल। जो इधर अंदर बने हैं ये क्या है? बंडल शीथ सेल हैं। इस तरफ ये ट्रेवल करते हैं। इन बंडल शीथ सेल में ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? लिबरेट करते हैं। और यहाँ पर जो है वो होती है फिर C3 साइकिल। और यहाँ इन बंडल शीथ सेल में जाकर क्या बनता है? यहाँ पे ग्लूकोज बनता है। ठीक है, अब ये मीजोफिल सेल्स जो हैं जहाँ पे C4 प्रोसेस हो रहा है, C4 साइकिल हो रही है, यहाँ पर C3 साइकिल क्यों नहीं होती है? क्योंकि इन मीजोफिल सेल्स में यहाँ पर रुबिस्को प्रेजेंट नहीं होता है। या ये समझ लीजिए कि ईश्वर ने इनको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि मीजोफिल सेल में रुबिस्को प्रेजेंट नहीं होगा, और बंडल शीथ सेल में जो है अबंडेंटली रुबिस्को प्रेजेंट होगा। बंडल शीथ सेल में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाई जाती है जबरदस्ती। क्यों पहुंचाई जाती होगी ये समझते हैं। जो रुबिस्को एंजाइम है, ये रुबिस्को एंजाइम में कार्बोक्सीजिनेज और ऑक्सीजिनेज दोनों तरह की एक्टिविटी होती है। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ सकता है।
हालांकि इसकी एफिनिटी जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ने की ज़्यादा है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो समवट बराबर हो जाए। बराबर मेरा मतलब ये नहीं है कि दोनों 50-50 हो जाएंगे, मतलब नेचर में जितना इनका बैलेंस बना हुआ है उस तक ये पहुंच जाए, या जो ऑक्सीजन है वो उससे ऊपर चली जाए तो क्या होगा। यहाँ पे तो कॉम्पिटिटिव मेथड से ये फिर compete करना स्टार्ट कर देंगे कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो ये रुबिस्को क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ compete करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर रोकने के लिए क्या है, या इस चीज़ से बचने के लिए ये जो C4 प्लांट्स हैं इनके पास ये स्पेशल एनाटॉमी है कि ऑक्सीजन से यहाँ पर अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या कि फोटोसिंथेसिस ही ना हो, ऐसा तो नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस को यहाँ पर बनाए रखने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए ये C4 प्लांट्स जो हैं ये क्या करते हैं, अपने बंडल शीथ सेल में जाकर C3 साइकिल करते हैं। और क्या क्वालिटीज़ होती हैं इनके पास, पहला तो ये कि क्रेन्स एनाटॉमी होती है। दूसरी क्वालिटी क्या है C4 प्लांट्स की, ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है, ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं। तीसरी क्वालिटी क्या है, ये हाई लाइट इंटेंसिटी में काम करता है। C4 साइकिल। फोर्थ क्या है, इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है, जो अभी मैं आपको बता रही थी कि रुबिस्को के पास एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए भी है, तो जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देगा तो उसको फोटो रेस्पिरेशन कहेंगे। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी, तो यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होती है। यहाँ पर ये जो C4 प्लांट्स हैं इनमें इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी होती है, C3 प्लांट से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमें इनको देखने को मिलती है। ये अल्केलाइन और सेलाइन सर्वाइवल में भी बेस्ट होते हैं और वाटर लॉस भी इनका कम से कम होता है। ये कुछ एक क्वालिटीज़ जो हैं इन C4 प्लांट्स की है। ओके, तो ये क्या है, C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे, जिसको हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबस्ट्रेट फॉर फोटो रेस्पिरेशन इज। तो फोटो रेस्पिरेशन की बात हम अभी कर रहे थे, इसका जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है ग्लाइकोलिक एसिड और ग्लाइकोलेट। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है इस चीज़ को समझते हैं। मैंने क्या कहा कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाएगी तो जो रुबिस्को एंजाइम है ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड होने के बाद यहाँ पर क्या बनता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट या यहाँ पर बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये बना कब, जब ये रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ क्या करा, बाइंड कर गया। अब इस फोटो रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में नॉर्मली क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड इसने बाहर छोड़ा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर छोड़ रहे हैं वहाँ पे रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी उसमें यूज हो रही है। तो यहाँ पर भी जो ATP है वो यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यहाँ पर किसी तरह की ATP और NADPH की फॉर्मेशन नहीं होती है, जबकि जो फोटोसिंथेसिस है वहाँ पर एनर्जी की फॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन है ये हमें C3 प्लांट्स में देखने को मिलती है, C4 प्लांट्स में हमें देखने को नहीं मिलती है। अगेन इसके पीछे लॉजिक वही है कि C4 प्लांट्स में क्या होती है, क्रेन्स एनाटॉमी होती है, और उस क्रेन्स एनाटॉमी में हमने अभी क्या कहा कि जो बंडल शीथ सेल्स हैं यहाँ पर C3 साइकिल होता है और बाहर क्या है, मेसोफिल सेल में C4 साइकिल होता है, बंडल शीथ सेल में जाके C3 साइकिल होता है। अब क्योंकि मेसोफिल सेल्स में यहाँ पे रुबिस्को प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के बाद क्या बनता है,
जो पीईपी है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएगा, जो बाद में मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द बंडल शीथ सेल। ये जो बंडल शीथ सेल होते हैं, इनकी जो वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है और इम्परवियस होती है, इसमें गैसियस एक्सचेंज भी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो 4 कार्बन कंपाउंड है वो ट्रैवल करते हैं टुवर्ड दिस बंडल शीथ सेल। और यहाँ पर क्योंकि कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज की जाती है और यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर C3 साइकिल होता है और यहाँ पर क्या होती है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे जो रुबिस्को का जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है उसको यहाँ पर रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। अब बाहर जितना मर्जी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई हो जाए, अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुंचना है। तो दिस इज द अमेजिंग फीचर ऑफ C4 प्लांट्स कि उनमें फोटो रेस्पिरेशन जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। बाकी C3 प्लांट्स में क्या है, नॉर्मल सेल्स हैं, वहाँ पर कोई बंडल शीथ सेल, क्रेन्स एनाटॉमी हमें देखने को नहीं मिलती है। रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है तो वहाँ पर ये वेस्टफुल प्रोसेस होता है जहाँ पर एटीपी की यूटिलाइजेशन भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग से प्रोड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, द सबस्ट्रेट फॉर फोटो रेस्पिरेशन इज ग्लाइकोलिक एसिड और ग्लाइकोलेट। तो चलिए आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।